नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए कमला उपन्यास का 5वां भाग। 3 दिन बाद रात के 10 बजे के समय क्षितिज ने बऊ बाजार में हरिंद्र के डेरे में जाकर उससे पूछा, मैत्र महाशय की खबर क्या है, आए? हरिंद्र, ना। क्षितिज, चिट्ठी तो ठीक पते पे भेजी गई थी। अरे जी हाँ, पते में कहीं गलती हो सकती थी। बात यह हुई कि जिस दिन भेजना तय हुआ था उसके सवेरे इतवार था, इसलिए उस दिन चिट्ठी भेजी ना जा सकी। कल सोमवार को रजिस्ट्री चिट्ठी भेजी गई है। क्षितिज, आपके गांव में यहाँ की चिट्ठी कब पहुंचती है? दूसरे दिन पहुंच जाती है। तो आज उन्हें चिट्ठी मिल गई होगी। उधर से गाड़ी किस वक्त आती है? क्या अभी तक उसके आने का समय नहीं हुआ? हरेंद्र, 10 बजे के लगभग हमारे गांव में डाक बज जाती है। चिट्ठी पाते ही अगर वह रवाना होते तो अब तक जरूर पहुंच जाते। क्षितिज, आज नहीं तो कल आएंगे। हरेंद्र, यह भी हो सकता है कि गांव में ना हो, किसी यजमान के यहाँ गांव के बाहर गए हो, फिर जब लौटेंगे तब चिट्ठी देखेंगे। कहीं ऐसा हुआ तो 2-1 दिन की देर भी हो सकती है। कमला की तबीयत अब कैसी है? अच्छी है। आप तो उसे देखने नहीं आए। फुर्सत नहीं मिली क्षितिज बाबू। कल या परसों तीसरे पहर के लगभग आऊंगा। आप उस वक्त घर पे रहेंगे ना? अरे रहूंगा क्यों नहीं, आइएगा अवश्य। अच्छा जाता हूँ, नमस्कार। 2 दिन बाद हरेंद्र क्षितिज के डेरे में आया, लेकिन कमला के पिता का कोई समाचार नहीं लाया। दिन पर दिन बीतने लगे। 1 हफ्ता हो गया, लेकिन तब भी कोई समाचार नहीं मिला। कमला की गैर हाजिरी में हरेंद्र क्षितिज दोनों इस बारे में बातें करते और तरह तरह के अनुमान लड़ाते, लेकिन कुछ ठीक नहीं कर पाते। चिट्ठी रजिस्ट्री से भेजी गई थी, इसलिए वह जरूर पहुंची होगी। यह भी निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता। रजिस्ट्री चिट्ठी के पहुंचने में भी गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है। पहले की चिट्ठी कहीं इधर उधर हो गई हो। यह सोचकर हरेंद्र ने फिर उसी मजूमन की और एक चिट्ठी लिखकर रजिस्ट्री कराकर भेज दी। देखते ही देखते इसको भी कई दिन हो गए। पहली चिट्ठी को भेजे तो 3 सप्ताह से अधिक समय बीत गया, तब भी कुछ ना उत्तर आया और ना मैत्र महाशय के दर्शन हुए। अब क्या करना चाहिए? नित्य इसी विषय पर बातचीत होती, परंतु कुछ ठीक ना होता। कमला को यहाँ रहते 1 महीने से अधिक हो गया। उसने अब रोना धोना भी शुरू कर दिया था। क्षितिज भरसक उसे सांत्वना देता। हरेंद्र भी बीच बीच में आकर उसे धीरज बंधा जाता था। कमला कहती, जान पड़ता है पिताजी जीवित नहीं है। जिंदा होते तो वह निश्चय ही आते। कम से कम चिट्ठी का जवाब तो आता ही। पहली चिट्ठी भेजने के बाद ठीक 1 महीने बाद 3 बजे के समय हरेंद्र एक तरह से दौड़ता हुआ क्षितिज के डेरे में उपस्थित हुआ। उसने क्षितिज के हाथ में एकाएक सरकारी लंबा लिफाफा देकर कहा, अजी इसे देखो। 1 महीने में दोनों आदमियों में इतनी घनिष्ठता हो गई कि आप जनाब का तकल्लुफ बिल्कुल उठ गया। क्षितिज ने वह लिफाफा डेड लेटर बॉक्स से आया है। उसके भीतर वही हरेंद्र की पहली चिट्ठी थी। लिफाफे की पीठ पर गांव के डाकिये ने अपने हाथ से लिख दिया है, चिट्ठी पाने वाले यहाँ नहीं हैं, कलकत्ते गए हैं, इसलिए चिट्ठी जमा की जाती है। नीचे उस दिन की तारीख लिखी है। उसी के नीचे 1 सप्ताह बाद की तारीख में उसी पियोन के हाथ की लिखी दूसरी कैफियत इस प्रकार है, मालिक अभी तक कलकत्ते से नहीं लौटा, कब आएगा यह नहीं बतलाया जा सकता। चिट्ठी वापस की जाती है। उस दिन हरेंद्र संध्या के बाद तक क्षितिज के यहाँ ही रहा। कमला के साथ उसका यह परामर्श ठीक हुआ कि अब उसे उसके स्वामी के पास लखनऊ ले जाना ही उचित है। क्षितिज ने कहा, तो फिर यही कीजिए ना, वहीं इनको ले जाइए, सब हाल उन्हें अच्छी तरह समझाकर वहीं छोड़ाइए। हरेंद्र, लेकिन मेरे अकेले जाने से तो बनेगा नहीं भाई, तुमको भी चलना पड़ेगा। तुमने किस हालत में कमला को सड़क पर पाया, किस कारण से उसको इतने दिनों तक यहाँ रहने पर विवश होना पड़ा, ये सब बातें सतीश बाबू को तुम्हारे मुंह से सुननी चाहिए। मामला जैसा संगीन हो गया है, वैसा ही साक्षी प्रमाण वगैरह खूब मजबूती के साथ अच्छी तरह पेश किए बिना काम नहीं चलेगा। क्षितिज राजी हुआ, लेकिन बोला, इस समय तो कॉलेज की नागा से में बड़ी हानि होगी भाई, सब पढ़ाई चौपट हो जाएगी। यूं ही मेरी हाजिरी के नंबर कम है, अब और गैर हाजिरी होने से शायद मैं परीक्षा ही ना दे पाऊं। अगले सप्ताह में शुक्रवार तथा शनिवार को ईद की छुट्टी है, इतवार मिलाकर 3 दिन हुए। इसी समय जाना ठीक होगा। बृहस्पतिवार को शाम की गाड़ी से रवाना होकर शुक्रवार को लखनऊ पहुंचेंगे। रविवार को वहां से चलकर सोमवार को फिर कलकत्ते आ जाऊंगा और कॉलेज की पढ़ाई में शामिल हो सकूंगा। यही सलाह ठीक रही। तय भी हुआ कि सतीश बाबू को पहले से चिट्ठी लिखकर आने की सूचना देने की जरूरत नहीं। यात्रा के तीसरे पहर मेहरी कमला की चोटी गूंथ रही थी। उस समय कमला की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मेहरी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, रोती क्यों हो बहू जी? कमला ने कहा, जानती हो मेहरी, लेकिन भाग्य में क्या लिखा है, क्या होगा सो तो नहीं जानती ना। मेहरी ने कहा, क्यों बेकार तबीयत ओछी कर रही हो बहू, भाग्य में सब अच्छा ही लिखा है, तुम तो साक्षात सती लक्ष्मी का रूप हो।
बॉम्बे मेल में एक डिब्बा फर्स्ट और सेकंड क्लास मिला हुआ ऐसा रहता है जिसे मुगल सराय में अलग करके लखनऊ लाइन में जाने वाली डाकगाड़ी से जोड़ देते हैं, अर्थात उसके यात्रियों को मुगल सराय में उतरकर गाड़ी नहीं बदलनी पड़ती, उसी में बैठकर जाना तय हुआ। संध्या के उपरांत क्षितिज कमला को लेकर बहू बाजार में हरेंद्र के डेरे पर जाएगा और वहां से हरेंद्र को साथ लेकर स्टेशन पर पहुंचेगा, यह निश्चय किया गया। शीघ्र खाने पीने में छुट्टी पाकर क्षितिज और कमला हरेंद्र के डेरे पर जाने की तैयारी ही कर रहे थे कि ठीक इसी समय अचानक क्षितिज को उसके कलकत्ते में रहने वाले अत्यंत घनिष्ठ मित्र की एक बहुत जरूरी चिट्ठी किसी आदमी के मार्फत मिली। मित्र ने लिखा था, बहुत जरूरी काम है, 5 मिनट के लिए मुझसे मिलो। क्षितिज असमंजस में पड़ गया। घड़ी देखी तो मालूम हुआ कि जोड़ा साँकों में रहने वाले उक्त मित्र से मिलकर फिर हरेंद्र को लेने में, स्टेशन पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, टाइम निकल जाएगा, गाड़ी नहीं मिल पाएगी। इसलिए क्षितिज को एक उपाय सूझा। उसने टैक्सी में जाने का निश्चय कर कमला को गाड़ी में बैठा दिया और ड्राइवर को बोला कि इन्हें बहू बाजार में हरेंद्र बाबू के डेरे में ले जाओ, हरेंद्र बाबू को भी सवार करके हावड़ा स्टेशन छोड़ देना, मैं एक जरूरी काम करके टैक्सी से हावड़ा आता हूँ, हरेंद्र से कह देना कि मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा। क्षितिज की गाड़ी कमला को लेकर चल दी और टैक्सी जोड़ा साँको की ओर चली। जोड़ा साँको का काम खत्म करके क्षितिज जब टैक्सी पर जा बैठा तब बॉम्बे मेल के छूटने में 15 मिनट बाकी थे। क्षितिज ने हुक्म दिया, जोर से चलाओ। टैक्सी पूरे वेग में छोड़ दी गई। हावड़ा पुल के पास आते ही एक सेकंड क्लास किराए की घोड़ा गाड़ी से टैक्सी की भिड़ंत हो गई। घोड़ा गाड़ी के दोनों घोड़े धक्के से मुंह के बल जा गिर पड़े। टैक्सी के ड्राइवर और गाड़ी के कोचमैन की भी जबानी भिड़ंत हो गई। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराकर गाली गलौज करने लगे। तमाशा देखने के लिए राहगीरों की भीड़ भी जमा हो गई। पुलिस ने आकर झगड़ा रोका और टैक्सी के साथ ही घोड़ा गाड़ी के नंबर भी नोट कर लिए। घोड़ा गाड़ी के दोनों सवारों में जो आदमी बादामी शॉल ओढ़े था, उससे पुलिस के सिपाही ने उसका नाम व पता पूछा, शायद मुकदमे में गवाही देने के लिए। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम है श्री योगेंद्र नाथ मित्र, घर कालीग्राम, जिला वर्धमान। कालीग्राम, वर्धमान जिला? सुनकर क्षितिज समझ गया कि यह कमला ही के गांव के आदमी है, लेकिन हरेंद्र के पिता का नाम योगेंद्र नाथ है, यह तो उस बेचारे को मालूम ना था। वह यह भी न जान सका कि योगेंद्र बाबू के साथी कमला के पिता हरनाथ मैत्र हैं। दोनों आदमी गाड़ी से उतरे थे और हरेंद्र के डेरे की ओर जा रहे थे। इसी बीच में कुछ लोगों ने गाड़ी के घोड़ों को उठाकर खड़ा कर दिया था। टैक्सी स्टेशन की ओर गाड़ी और बहू बाजार की ओर चल दी। ट्रेन छूटने में केवल 3 मिनट बाकी थे। इसी समय क्षितिज प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुआ। हरेंद्र गाड़ी की खिड़की से सिर निकाले उसी की प्रतीक्षा में फाटक की ओर देख रहा था। क्षितिज के पहुंचते उसने कहा, खैर तुम आ गए, मैं तो समझता था तुम ना आ सकोगे। क्षितिज ने कहा, ओह, बड़े झंझट में पड़ गया था भाई, रास्ते में किराए की घोड़ा गाड़ी से टैक्सी भिड़ गई थी। चोट तो नहीं लगी? नहीं, कहकर क्षितिज गाड़ी पर सवार हो गया। बैठकर संक्षेप में उसने सब हाल सुनाया। फिर बोला, और भी मजा यह हुआ कि उस गाड़ी में जो आदमी सवार था वह तुम्हारे ही गांव का आदमी था। पुलिस के पूछने पर उसने एक आदमी को अपना नाम, घर कालीग्राम, बर्धमान जिला बतलाया। कालीग्राम के रहने वाले? कौन थे क्षितिज दादा? कमला ने कहा। क्षितिज, नाम तो बतलाया था, देखो भला भला सा नाम था, भूले जा रहा हूँ, शायद यतीन्द्र नाथ का था। हाँ, यतीन्द्र नाथ ही तो बताया था। कमला ने सोचकर कहा, यतीन्द्र नाथ? मित्र तो हमारे गांव में कोई नहीं है। हरेंद्र भी इस नाम के किसी ग्रामवासी को नहीं जानता था। इतने में ही गार्ड ने हरी रोशनी की हिलाकर सीटी बजा दी। बॉम्बे मेल चलने लगी। उधर योगेंद्र मित्र कमला के पिता को साथ लिए बहू बाजार में हरेंद्र के मेस में जाकर उपस्थित हुए। गाड़ीवान को किराया देकर विदा करने के बाद मेस के भीतर योगेंद्र मित्र ने कहा, यहाँ रहने वाले आदमियों से पूछा, हरेंद्र बाबू किस कोठरी में रहते हैं? एक आदमी ने हाथ का इशारा करके कहा, वह तो 3 मंजिले पर पूर्व दक्षिण कोने में जो कोठरी है उसी में रहते हैं। दोनों ने 3 मंजिले पर चढ़कर पूर्व दक्षिण कोने की कोठरी के सामने जाकर देखा। हरेंद्र का खास नौकर, उन्हीं के गांव का अहिर खुदीराम, घास के फर्श के ऊपर बैठा नारियल का हुक्का हाथ में लिए एकाग्र मन से चिल्लम की आग फूंक रहा था। खुदीराम ने अपने जमींदार बाबू को इस तरह एकाएक उपस्थित देखा तो हड़बड़ाकर उठ बैठा। योगेंद्र बाबू ने कहा, क्यों रे खुदीराम, सब कुशल तो है? जी हाँ हुजूर, आपके आशीर्वाद से सब कुशल है। हरेंद्र कहाँ है? जी वह पश्चिम की तरफ घूमने गए हैं। योगेंद्र, कब? जी आज ही तो गए हैं, आधा घंटा हुआ, बॉम्बे मेल से गए हैं। लौटेंगे कब? खुदीराम, जी सोमवार के दिन लौट कर आने के कह गए हैं। अकेली गए हैं या और भी कोई साथ था? जी साथ तो मैंने किसी को नहीं देखा, सिर्फ। इतना कहकर खुदीराम रुक गया, इधर उधर करने लगा। हाल ही में उसके गांव का ग्वाला कलकत्ते आया था, उसी के मुंह से खुदीराम ने कमला और हरेंद्र के संबंध में की अफवाह कुछ सुनी थी। योगेंद्र मित्र उसे रुकते देखकर चिल्ला उठे, सिर्फ क्या रे, ठीक ठाक सब बतला, नहीं तो मारे जूतों के सिर का एक बाल ना छोड़ूंगा। खुदीराम हाथ जोड़कर कांपते कांपते बोला, हुजूर
उसके जाने के पहले दरवाजे पर एक मोटर गाड़ी ठहरी थी। गाड़ी की आवाज़ सुनकर भैया ने कहा, चलो। मैं उनका बैग, छाता, छड़ी वगैरह लेकर पीछे पीछे गया। बाबू ने गाड़ी के पास जाकर कहा, कमला तुम अकेली ही आई हो? मैंने भी गाड़ी के भीतर देखा। इन्हीं हरनाथ दादा की बेटी कमला रानी गाड़ी में बैठी थी। बिटिया यहाँ किस तरह आई है कुछ मेरी समझ में नहीं आया। भैया से भी मैं इस बारे में कुछ पूछने का वक्त नहीं मिला। भैया जैसे ही सवार हुए वैसे ही गाड़ी चली गई। हरनाथ मित्र हाय जगदीश्वर कहकर धम से दूसरी कुर्सी पर निर्जीव होकर बैठ गए। योगेंद्र बाबू ने फिर पूछा, अच्छा तूने कमला की और किसी दिन कलकत्ते में देखा था? खुदीराम ने हाथ जोड़कर कहा, जी नहीं हजूर, और किसी दिन नहीं देखा, यही पहली बार देखा। मैं यह बात हजूर के पैर छूकर कसम खाकर कह सकता हूँ। खुदीराम ने योगेंद्र बाबू के पैरों पर हाथ रख दिया। योगेंद्र बाबू ने पूछा, किस गाड़ी से गए हैं तूने बतलाया? बॉम्बे मिल से। जी हाँ हजूर। एक लंबी हूँ कहकर योगेंद्र मित्र भी कुर्सी पर बैठ गए। बैग से टाइम टेबल निकालकर चश्मा लगाकर उन्होंने खुदीराम से रोशनी दिखाने को कहा। खुदीराम रोशनी दिखाने लगा। योगेंद्र बाबू ने टाइम टेबल देखकर कहा, बॉम्बे मिल हावड़ा स्टेशन से 9:35 पर छूटती है। अब कलकत्ता टाइम 9:45 है। गाड़ी को स्टेशन से रवाना हुए 10 मिनट हो गए हैं। मेल स्थान और काल की असीमता का जैसे उपहास करती भक भक करके धुआं उगलती हुई दौड़ी चली जा रही थी। उस दुर्गांत वेग में चल रही गाड़ी के भीतर बैठे हुए कमला, क्षितिज और हरेंद्र तीनों जने अनुभव कर रहे थे कि जैसे उनके भाग की गति है और उनको खींचकर कहाँ लिए जा रही है इसका कुछ ठिकाना ही नहीं। कमला अपने स्वामी के पास जा रही है, वही स्वामी जो उसे एक दिन भी देखे बिना नहीं रह सकता था, उसी के पास इतने दिन की जुदाई के बाद जा रही है। इससे कमला के मन में आनंद तो था पर उससे अधिक कहीं था भय। यह स्पष्ट ठहरा नहीं सकती थी। कमला सोच रही थी, इतने दिन से वह घर के बाहर रह गई है। यह खबर अगर सतीश को लग गई तो क्या वह उसकी बात पर विश्वास करके उसे ग्रहण कर सकेंगे? कमला के अब तक कोई बाल बच्चा ना होने के कारण उसकी सास तो यूं ही अपने लड़के का दूसरा ब्याह करने को तैयार थी। केवल लड़के की राय न होने के कारण वह अब तक अपना शुभ संकल्प पूरा नहीं कर पाई। इस समय अगर कमला की सास इसी अपवाद की आड़ करके लड़के को खींच का सुनहला मौका पाकर अपने इरादे को कब का पूरी कर चुकी हो, तब वह वहां जाकर देखेगी उसकी जगह और एक स्त्री बैठी है। केवल घर पर ही नहीं, स्वामी के हृदय पर भी उसका पूरा पूरा अधिकार हो गया है। वहां अब ना घर में और ना स्वामी के हृदय में कहीं भी उसके लिए जगह नहीं है। इतने दिन तक शायद सतीश ने उसकी बड़ी खोज की होगी, लेकिन उसने तो इतने दिन तक अपनी कुछ खबर ही नहीं दी। पिताजी को भी कोई समाचार नहीं दिया। अतः अगर वह ससुराल से और स्वामी के हृदय से निकाल दी गई हो, बेदखल हो गई हो, तो उसके लिए दोषी कौन है? उसका स्वामी, उसकी सास या वह खुद? कमला कुछ भी निश्चय नहीं कर सकी। अच्छा, अगर उसके स्वामी ने सचमुच अपना दूसरा ब्याह कर लिया हो तो उसकी क्या गति होगी? अगर इस समय स्वामी उसकी बातें सुनकर उन पर विश्वास करके उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए तो क्या वह अपनी सौत के साथ रह सकेगी? जिस घर और जिस हृदय पर अब तक एकमात्र उसी का अधिकार था, उसी अधिकार के लिए अब और एक बिल्कुल ही अजनबी औरत के साथ नित्य झगड़ा झंझट करना पड़ेगा। और अगर उसके स्वामी और सास ने उसे नहीं ग्रहण किया तब तो सब झगड़ा ही खत्म हो गया। तब वह किसके दरवाजे पर जाकर खड़ी होगी? कौन उसे आश्रय देगा? मायके में जाने पर बहुत संभव है माता पिता उसका त्याग न कर सके, लेकिन 1 महीने के बाद स्वामी के घर और हृदय से निकाली जाने वाली वह कौन मुंह लेकर माँ बाप के सामने खड़ी होगी? वही क्या, उस पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या पहले से ममता उसको पा सकेगी, मिल सकेगी? लेकिन अब वह क्या करे? और अगर वहां उसे आश्रय नहीं मिला तो कहाँ जाएगी? क्षितिज के घर। क्षितिज ने उसे असहाय और विपत्ति में पड़ी देकर आश्रय दिया था। उसके घर में वह जिंदगी भर किस अधिकार से रहेगी? क्षितिज ही उसका सदा भरण पोषण क्यों करेगा? किंतु उसी समय कमला को क्षितिज की उस दिन की बात याद आ गई। चलो, एक दिन और मिला। उसको अपने पास रखने का जो आग्रह क्षितिज के इस असावधानी में मुंह से निकल गए और फिर सावधानी से ढके गए वाक्य में प्रकट हो पड़ा था, उससे तो यह आश्रय भी उसके लिए खटके से खाली नहीं है। उसके प्रति क्षितिज के मन का भाव केवल इसी एक वाक्य से पकड़ा नहीं गया, वह तो उसके हर घड़ी के प्रत्येक दृष्टिपात से साफ जाहिर होता था। कमला को देख पाते ही उसके मन की प्रसन्नता आंखों के कानों में झकाई के देखकर उसकी दृष्टि को उज्जवल बना देती है। उसको वह यद्यपि लाख छिपाना चाहता है, लेकिन वह छिपाई नहीं छिपती। वह बार बार कितने ही बहाने करके कमला के पास आना और उसे कोई ना कोई बात करके प्रसंग छेड़कर बातचीत का सिलसिला चलाने की चेष्टा करता। दूर रहने पर भी वह एक प्रकार की व्याकुल मुग्ध दृष्टि से उसके मुंह की ओर ताका करता। मन में ख्याल आते ही कमला ने मुंह फेरकर
देखा गाड़ी के भीतर दूसरी और बेंच पर कोने में दीवार का सहारा लगाए और पैर फैलाए क्षितिज बैठा है, किंतु उसकी दृष्टि आरती की दीप शिखा की सुनहली किरणों के समान उसी की यानी कि कमला के चेहरे पर पड़ रही है। मन ही मन कांप उठकर कमला ने दृष्टि दूसरी तरफ घुमाई और हरेंद्र की तरफ देखा। हरेंद्र भी डिब्बे के बीचों बीच लेटा हुआ था और वह सेकंड क्लास के डिब्बे में हरे आवरण में बंद उज्जवल प्रकाश को देख रहा था। कमला ने सोचा, हरेंद्र दादा तो बड़े आदमी हैं, वह क्या मुझे आश्रय न देंगे? और यह ख्याल मन में आते ही चरम दुख के हताश भाव में उसे हंसी भी आ गई। वह हंसी बड़ी करुण थी। वह यह सोचकर हंसी कि मायके और ससुराल में जिसे जगह नहीं मिली, क्या उसे आश्रय देंगे हरेंद्र दादा? हरेंद्र दादा के बाप तो उसी के गांव के आदमी हैं, पड़ोसी ही हैं। फिर वह अपने लड़के को क्या मेरे समान मुझे दुर्याई नहीं करेंगे? पिता के यहाँ से निकाली गई बदनाम जवान औरत को कौन आश्रय देगा? कमला से अब और आगे न सोचा गया। वह गाड़ी की खिड़की के पास ही बैठी थी और बाहर देखने लगी। अतः अंधकार छाया हुआ था। पहले ही कहा जा चुका है कि क्षितिज दूसरी और बेंच के कोने पर सहारे में दोनों पैर फैलाए बैठा कमला को एकटक ताक रहा था और गाड़ी आंधी की तरह तेज जा रही थी। समय बीतता जा रहा था, गाड़ी बढ़ती जाती थी। उतना ही क्षितिज को अनुभव हो रहा था कि कमला अपने स्वामी के निकट खिसकती जा रही है और उससे दूर होती जा रही है। इसी से वह इन घंटों में जब कमला उसकी आंखों के आगे अपने हृदय के भंडार को कमला के रूप सुधा से भर लेना चाहता था, उसके मन में असीम आग्रह के साथ उसकी आंखों के दरवाजे खोल रखे थे। पलक थी कि लगने ही नहीं पाती थी। कमला का ब्याह हो चुका और क्षितिज ने उसे बहन मान लिया था, इसलिए क्षितिज के मन में कमला के संबंध में किसी पाप वासना के लिए जगह नहीं थी। तथापि क्षितिज के मन में यह ख्याल था कि अगर वह कमला को किसी तरह अपने पास अपनी आंखों के आगे बहन के नाते भी रख सका तो भी उसका जीवन धन्य हो जाएगा। वह माँ बाप का इकलौता बेटा था। कमला अगर उसकी बहन होकर भी उसके घर में सदा रहती तो वह सुखी होता। उसका मन बारंबार यही कह रहा था कि कहने का तात्पर्य चाहे जिस तरह हो, जिस रूप में हो, कमला को वह अपने निकट अपनी आंखों के आगे ही रखना चाहता था। फिर सोचने लगा, शायद कमला को अब इस जन्म में कभी ना देख पाऊं। स्वामी के से प्यार और आदर पाने पर कमला के मन में इन कुछ दिनों की याद एक दुस्वप्न की तरह धुंधले आतंक से लिपटी हुई अस्पष्ट रूप से अंकित रहेगी। कमला को जब कभी इन बुरे दिनों की याद आवेगी तब उसे मेरा भी ध्यान आवेगा। उस समय यदि कुछ कृतज्ञता का भाव हृदय के कोने से सिर उठाएगा तो भी वह स्वामी के प्यार में उसी दम दब जाएगा। कमला को विपत्ति से उबारकर उसे यही जीवन भर के लिए हृदय दाह प्राप्त हुआ, यही पुरस्कार मिला। एकाएक कमला ने उसकी ओर देखा, उसे ही अपनी नजर फेंककर कुछ हंस पड़ी। यह देखकर क्षितिज को होश हुआ। उसने भी कमला की दृष्टि का अनुसरण करते हुए हरेंद्र की ओर एक बार देखकर खिड़की की ओर के बाहर घने अंधकार को देखा और एक लंबी सांस ली। इधर हरेंद्र की बीच की बेंच पर लेटा हुआ ऊपर जल रही रोशनी की ओर दृष्टि देख रखकर कुछ सोच रहा था। वह सोच रहा था, यह काली ग्राम के यतीन्द्र मित्र कौन है? जान पड़ता है क्षितिज भूल रहा होगा। काली ग्राम में मित्र वंश का तो एक ही घर है और वह घर उसी का है। क्षितिज उन्हें यतीन्द्र मित्र कह रहा है, वह शायद उसके पिता योगेंद्र नाथ मित्र होंगे। उनके साथ जो आदमी था वह कमला के पिता हो सकते हैं। दोनों जने कलकत्ते में कमला को खोजने आए होंगे। अगर उसके पिता आए हैं तो मैस में उनकी खोज करने अवश्य जाएंगे। इस तरह अकस्मात कॉलेज का नागा करके कलकत्ते से चल देने के लिए वह क्रोध भी करेंगे, किंतु वह लखनऊ से लौटकर जब कमला की विपत्ति का हाल कहेगा तब उनका क्रोध दूर हो जाएगा। फिर हरेंद्र सोचने लगा, मैं कमला के साथ एक ही मोटर में बैठकर आया हूँ, यह खुदीराम ने देखा है। पिताजी अगर सुनेंगे कि मैं अकेला ही कमला को साथ लेकर कलकत्ते में से चला गया हूं तो क्या सोचेंगे? इससे क्या उनकी कुछ बुरी धारणा मेरे बारे में नहीं हो सकती? किसी ने कुछ ना बताकर इस तरह मेरा चले जाना अच्छा नहीं हुआ। कमला की विपत्ति से उबारने में कहीं मुझे ही विपत्ति में ना पड़ना पड़े तो यह होम करते वक्त हाथ जलने की कहावत जो है सत्य हो जाएगी। यह सोचते सोचते हरेंद्र के मन में भय बढ़ने लगा। वह अगर अभी गाड़ी से उतरकर लौट सकता तो शायद इस संकट से छूटने की बड़ी खुशी होती, लेकिन गाड़ी तो एकदम बर्दवान स्टेशन पर ही जाकर दम लेगी। हरेंद्र के मन में कमला के ऊपर क्रोध उत्पन्न होने लगा। कमला चूड़ामणि योग में गंगा में गोता लगाने आई थी, पर अब गड़बड़ यह है कि गंगा में वह गोता खा रहा है। कमला को उबारने जाकर हरेंद्र के भी डूबने की नौबत आ गई। दो जवान मर्द एक सुंदरी युवती को रास्ते से उठाकर उसके स्वामी को लौटाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे निस्वार्थ परोपकार व्रत पर आजकल के लोगों को क्या वैसा दृढ़ विश्वास होगा? कमला का स्वामी अगर उसे ग्रहण ना करे तब तो उसे लौट आना पड़ेगा। उसके बाद हरेंद्र अपने पिता और कमला के पिता को कैसे विश्वास कराएगा कि कमला के कलकत्ते में आकर खो जाने की बात पहले उसे खुद ही मालूम नहीं थी, और जब मालूम हुई तब उस घटना को कई दिन हो गए। भविष्य की समस्या जटिल मालूम होने
लगने के कारण ही हरेंद्र ने अपने मन को वह समझाने की चेष्टा की कि रास्ते में क्षितिज ने जिस आदमी को देखा है वह यतीन्द्र मित्र ही नहीं, उसके पिता नहीं। गाड़ी के भीतर तीनों प्राणी अपनी अपनी चिंता में इसी तरह डूबे हुए थे कि एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। एकाएक हरेंद्र उठकर सीधा खड़ा हो गया और बोला, अच्छा क्षितिज बाबू, तुम्हारी टैक्सी से जिनकी गाड़ी लड़ गई उनमें से एक का नाम तुमने यतीन्द्र मित्र बताया, योगेंद्र मित्र तो नहीं था? क्षितिज और कमला खिड़की के बाहर ताक रहे थे। हरेंद्र के प्रश्न पर दोनों चौकुटे घूमकर बैठ गए। क्षितिज ने कहा, शायद यही नाम बतलाया हो, मुझे ठीक ठीक याद नहीं। उस वक्त स्टेशन आने की जल्दी थी, इधर ही मन लगा था और नाम भी एक ही बार सुना था। हरेंद्र ने रुककर कहा, अच्छा उनका चेहरा मोहरा और डिलडोल कैसे बतला सकते हो? जी हाँ, चेहरा खूब रूखा और चौड़ा था, रंग गोरा था, नाक खांडे की तरह नुकीली और ऊंची थी, मूंछ के बाल खिचड़ी थे, आंखें देखने से यही बोध होता था कि गुस्से में है। वर्णन सुनकर ही हरेंद्र का मुख सूख गया। उसके मुख से एकाएक कोई शब्द नहीं निकला। कमला बोल उठी, तब तो काका ही थे हरेंद्र दादा के पिता। उनके साथ कौन था क्षितिज दादा? आज कमला के मुख से बिना किसी संकोच के दादा संबोधन सुनकर क्षितिज ने कुछ हंसकर कहा, उनको तो मैं पहचानता नहीं और ना उनका नाम सुना। हाँ, उनके चेहरे का बयान कर सकता हूँ, उसी से तुम लोग अंदाजा लगा लो। वह नाटे कद के, गोल मटोल, मोटे ताजे थे। शरीर का रंग उज्जवल श्याम था। दाढ़ी मूछ मुड़ी हुई थी, सिर पर मोटी चोटी थी और नाक के ऊपर एक निशान था। अरे, यह तो मेरे पिताजी थे, शायद पोस्ट मास्टर से सुना होगा। और हरेंद्र दादा की रजिस्ट्री चिट्ठी लौट गई है, इसी से काका को साथ लेकर हरेंद्र दादा के पास मेरी खबर लेने आए होंगे। कमला का यह अनुमान हरेंद्र को अक्षर अक्षर सत्य मालूम हुआ और इससे उसका मुख और भी सूख गया। हरेंद्र कुछ भी ना बोला। क्षितिज को भी कहने के लिए कुछ नहीं सूझता था। क्षितिज और हरेंद्र दोनों को चुप देखकर कमला ने ही फिर कहा, तो इसी अगले स्टेशन पर उतरकर हम लोग कलकत्ते लौटना चले? उस समय कलकत्ते लौट जाकर अपनी मेस के घर में उपस्थित रहने के लिए हरेंद्र का मन व्याकुल होता, जिससे पिता और हरेंद्र मित्र दोनों मेस में जाकर यह देख पावे कि कलकत्ते में ही है, कमला को लेकर पश्चिम नहीं गया। इसी से कमला का प्रस्ताव सुनकर उत्सुक होकर हरेंद्र ने क्षितिज के मुख की ओर देखा। क्षितिज कह उठा, अगला स्टेशन तो यही बर्धमान है। आज कलकत्ते लौटने के लिए रात की गाड़ी नहीं, कल सवेरे की गाड़ी से कलकत्ते जब तक पहुंचेंगे तब तक इधर हम लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे। जिसकी चीज है उसे कुशल पूर्वक लौटकर निश्चिंत होकर हम लोग सोमवार को ही लौट आवेंगे। तक वे दोनों जने निश्चय कलकत्ते में ही रहेंगे। क्षितिज ने कहा, जिसकी चीज है उसे कुशल पूर्वक लौटाकर निश्चित होकर हम सोमवार को ही लौट आवेंगे। उस समय उसकी आवाज और दृष्टि में ऐसा विषाद का भाव फूट पड़ा कि कमला उसे ताड़ गई। अपने स्वामी के उल्लेख से और क्षितिज के कहने के ढंग से कमला ने शर्माकर अपना मुंह फेर लिया। क्षितिज ने देखा कमला का मुंह लाल कमल के रंग का हो उठा। उसके मुंह के ऊपर गहरे हरे रंग की रोशनी पड़ने से वह अभूतपूर्व सुंदरी दिखाई पड़ रही थी, जैसे अरुणोदय के समय खिल रहे कमल कुसुम के आसपास हरे पत्तों में अरुण की आभा पड़ रही हो। कमला मुंह फेर कर बैठी क्षितिज की उक्ति के प्रत्येक शब्द का गूढ़ अर्थ सोच रही थी। जिसकी चीज है उसे कुशल पूर्वक लौटाकर निश्चिंत होकर हम लोग सोमवार को ही लौटेंगे। क्षितिज ने मुख से जो कहा वह उसका मन कितना नहीं चाहता था, यह बात तो उसकी आज के विषादपूर्ण स्वर ने ही कमला को बता दी। लौटाने तो वह जरूर जा रहा था, लेकिन इच्छा से नहीं। वह निश्चिंत होकर नहीं लौटेगा यह भी निश्चित है। साथ ही लौटने का काम कुशल पूर्वक भी नहीं हो सकता। संदेह भी उसके मन में यथेष्ट प्रबल है। कमला लज्जा और भय से मरी जा रही थी। बेचारा हरेंद्र एकदम जान पर खेल बेंच पर लंबा लंबा लेटा रहा। यह देखकर क्षितिज ने कहा, रात हो गई, आप सो जाइए। तुम भी कमला लेट रहे हो। कमला ने मुंह फेरे बिना ही कहा, आप लोग सोए, मुझे नींद नहीं आ रही।